Dear children, welcome to online classes of physical education. Today I am going to discuss remaining part of the concept of disorder. See, autism spectrum disorder ASD. What is ASD? This is a social communication and behavior related disorder. People with ASD face difficulty in interacting and communicating with others. ASD डिसऑर्डर में चिल्ड्रन अपनी बातों को दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के पास शेयर नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने बिहेवियर को दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो है कम्युनिकेबल जो बात करने का जो तरीका है उसको जो है वो दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। सिम्टम्स: पर्सन फेस प्रॉब्लम व्हाइल इंटरेक्टिंग सोशली एंड स्कूल और वर्क और अदर्स एरियाज ऑफ लाइफ। इसमें बच्चे जो होते हैं समाज में अपने को स्थापित नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से बचना चाहते हैं, स्कूल में अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। कॉज ऑफ एएसडी: फर्स्ट, जेनेटिक। एएसडी इज जेनेटिक इन नेचर। एएसडी आनुवंशिक है। जो व्यक्ति एएसडी से पीड़ित है उसमें ये ज्यादातर संभावना रहता है कि आने वाली जनरेशन भी उनकी एएसडी से पीड़ित हो सकती है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कॉज may develop due to some biological reasons like rubella in pregnant mother, fragile X syndrome, etc. ज्यादातर ये देखा गया है कि जो वुमेन्स प्रेगनेंसी के दौरान उनको रूबेला हो गया है या जो भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से पीड़ित है तो ये संभावना ये रहता है कि वो उनको एएसडी हो सकता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कॉज। सम इन्वायरमेंटल टॉक्सिन लाइक पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स लाइक मर्करी कॉज एएसडी। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो व्यक्ति भोजन के द्वारा अपने अंदर जाने अनजाने में पेस्टिसाइड या हैवी मेटल्स लाइक मरकरी हमारे बॉडी के अंदर जाती है, वो भी एएसडी का ज्यादातर संभावना होता है कि एएसडी का वो कारण बनती है। डी, अपोजिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, ओडीडी। What is ODD? It is defined as a pattern of angry or irritable mood, argumentative and defiant behavior at adults. इसमें चिल्ड्रन का जो बिहेव है वो अपने एडल्ट के साथ एग्रेसिव होता है, हमेशा वो गुस्से में रहते हैं, इरिटेबल मूड में रहते हैं। Symptoms: often losing temper, blame others to comply, uncooperative in nature. उनका जो है चिल्ड्रंस का जो है हमेशा जो टेम्पर लूज कर देते हैं, अपने को जो है अच्छा साबित करते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं और अनकोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव होने की कोशिश नहीं करते। कॉजेज: बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये बाय बर्थ आनुवंशिक है। यदि परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जेनेटिकली उनके आने वाली पीढ़ियों में भी होने की संभावना रहती है। फिजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। व्हाट इज ओसीडी? ओसीडी में नॉर्मली व्यक्ति
के और या बच्चों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। बार बार उसको दोहराने की कोशिश करते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं। इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन फील्स द नीड टू परफॉर्म ए सर्टेन रूटीन repeatedly or has unwanted thoughts of fear that cause them to perform such routines repeatedly। ये दिमाग में बैठ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, बार बार वो दोहराता है। Person is not able to control thoughts and activity like washing hands, checking to see door is locked। इसमें पर्सन या स्टूडेंट के दिमाग में एक भय पैदा हो जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। जैसे वॉशिंग हैंड्स, एक बार हाथ धोने गया, धो के आया, फिर उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हमने हाथ धोया या नहीं धोया। चेकिंग टू सी डोर इज लॉक्ड, एक बार ताला बंद किया, उसके बाद भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमने डोर को लॉक किया या नहीं किया। इट कुड बी हेरिडेटरी बाय केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन एंड स्ट्रेस। हेरिडेटरी आनुवंशिक भी रीजन है ओसीडी का, जो बाय बर्थ अपने माता पिता के द्वारा मिलता है। केमिकली इम्बैलेंस इन द ब्रेन, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस भी ओसीडी का एक कॉज है। स्ट्रेस भी एक कॉज है ओसीडी का। एंजाइटी कैन वर्सन ओसीडी, एंजाइटी भी ओसीडी का एक महत्वपूर्ण कॉज है। डिसेबिलिटी एथिक्स, व्हाट इज डिसेबिलिटी एथिक्स? डिसेबिलिटी एथिक इज हाउ टू अप्रोच डिसेबल पीपल। डिसेबिलिटी एथिक्स में हम पीपल को कैसे अप्रोच करें। टॉक डायरेक्टली, हमें किस ऐसे डिसेबल पर्सन से बात करनी है जो उसको प्रॉब्लम होती है बात करने में, तो हमें उससे डायरेक्ट बात करनी है। हमें उसके साथ कोई व्यक्ति है उसके द्वारा नहीं बात करनी है, हमको डायरेक्ट उससे बात करनी है। नेक्स्ट, ऑफर टू शेक हैंड्स। ऐसे डिसेबल पर्सन जिसका हाथ या वो हाथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हो या वो कुछ कहना चाह रहा हो, तो हम उससे पहले उससे शेक हैंड्स करें, उसको ये फील ना होने दें कि वो डिसेबल है या वो हमसे शेक हैंड नहीं करना चाहते हैं सामने वाले। नेक्स्ट, आस्क बिफोर यू हेल्प। हमें डिसेबल पर्सन से हमेशा हेल्प करने के पहले उससे पूछ लेना है कि कहीं आपको हमारी हेल्प की जरूरत है। यदि वो कहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ के हेल्प करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसको अपने आत्मसम्मान पे चोट महसूस होता है। नेक्स्ट, लिसन देन केयरफुली। हमें ऐसे डिसेबल पर्सन जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, जो अच्छे से बात नहीं कर पाता है, तो हमें उसकी बातों को सुनना है और उसके सुनने के बाद उसका आंसर उसको सही तरीके से देना है। नेक्स्ट, रिलैक्स व्हाइल हेल्पिंग देम। हमें डिसेबल पर्सन को मदद करने के बाद या मदद करते समय हमें आराम से उसकी हेल्प करनी है। जल्दबाजी में ऐसा ना हम कर दें कि जिससे उसको ये फील हो कि हम हमारे उसके लिए वर्डन ना फील हो।